अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद गुल है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल जलालपुर जट्टा में एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एज CEO अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। टॉपिक जो आज मैंने आप लोगों की अवेयरनेस के लिए सिलेक्ट किया है वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी एक किस्म की विटामिन है, बेसिकली एक कीमियाई फार्मूला होता है। बहुत सारे विटामिन होते हैं वैसे तो जिस्म के अंदर, मिसाल के तौर पे विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी आप लोगों ने सुन रखे होंगे। एक आम आवाम या बेसिकली एक लेमन लैंग्वेज पे जाके अगर आप ये कहें कि तो ये विटामिन जो हैं बेसिकली कुछ कीमियाती कुल्ली होते हैं जो कि जिस्म के अंदर बहुत सारे फंक्शंस कर रहे होते हैं, खुराक का हिस्सा हैं। अगर हम खुराक की क्लासिफिकेशन करें या इसको मतलब आप डिवाइड करें मुख्तलिफ़ चीज़ों में, तो 3 किस्म की खुराक है जो हम लेते हैं बेसिकली, जिसको बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट के 3 हिस्से हैं बेसिकली। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और उसके बाद प्रोटीन्स। ये 3 किस्म की खुराक है। जो भी हम चीज़ें खाते हैं, गोश्त खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं, फल खाते हैं, उनके अंदर ये 3 अनासिर हैं मेनली। साइंटिफिकली ये 3 चीज़ें होती हैं जो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। फ़ैट्स भी 2 किस्म की होती हैं। फ़ैट्स बेसिकली हम प्लांट से भी ले सकते हैं, फ़ैट्स हम एनिमल सोर्सेज से भी ले रहे होते हैं, फ़ैट्स अंडों में भी होती है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर होती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो अंसर मेन है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बेसिकली शुगर वाली आइटम्स हैं। इसके अंदर आप सुक्रोज़ और फ्रक्टोज़ 2 किस्म की शुगर्स होती हैं मेनली जो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। ये यूजुअली फ्रूट्स के अंदर होती हैं और गंदम के अंदर होती हैं, और ये मेन एनर्जी की सोर्स हमारी होती है। उसके अलावा ये है कि जो हमारा मसल मैस है बॉडी की, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारी वो प्रोटीन डाइट बेसिकली उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 3 अनासिर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये तीनों चीज़ें मिला के हमारी खुराक का या डाइट का हिस्सा बनते हैं। हमारी बॉडी को जो एनर्जी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं वो ये 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा खुराक जो हम कंज्यूम करते हैं उसके बहुत इम्पॉर्टेंट अनासर 2 या 3 मज़ीद आप कह लें कि और होते हैं। वो बेसिकली उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, एक है मिनरल्स और एक है वाइटामिन्स। ठीक है। मिनरल्स के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, मिनरल्स के अंदर कैल्शियम है, पोटेशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हम इनको कहते हैं जी मिनरल्स। ये जो चीज़ें हमारी खुराक का हिस्सा होते हैं, जो हम डाइट ले रहे होते हैं, फ्रूट्स हैं फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ड्रिंक्स हैं, उनके अंदर नमकियात और ये मिनरल्स जो हैं ये हमारी जिस्म में नेचुरली भी जा रहे होते हैं। बहुत सारी जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे कुछ बॉडी के प्रोसेसेस ऐसे चल रहे होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, या कोई भी किसी भी चीज़ को हज़म करने के लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है। अब कैल्शियम और पोटेशियम, फॉस्फेट है, ये सारी चीज़ें जो बेसिकली हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख़ास तौर पे। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट अंसर जो हमारी खुराक का है उसके अंदर आ जाते हैं वाइटामिन्स। ठीक है। अब वाइटामिन्स जो हैं वो भी 2 किस्म के होते हैं। वाइटामिन, कुछ तो ऐसे वाइटामिन्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो पानी के अंदर हल हो जाते हैं। ठीक है। और कुछ वाइटामिन्स ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, सिर्फ फैट के अंदर हल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स जो हैं उनके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वाइटामिन्स ऐसे हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। और वाटर सॉल्युबल जो वाइटामिन्स हैं उसके अंदर बाकी के जो वाइटामिन्स हैं, मिसाल के अंदर बी कॉम्प्लेक्स है सारा, B1 है, B2 है, B6 है, B12 है, इसको हम बी कॉम्प्लेक्स कह देते हैं एज अ होल। ठीक है। इसके अलावा जो है विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको कहते हैं। ठीक है। और भी मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन्स हैं जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं। इस वक्त ख़ास तौर पर मैंने एक चीज़ देखी है हम लोगों के अंदर, ख़ास तौर पे हमारा जिस तरह का लाइफस्टाइल है, ज़्यादातर हम लोग इंडोर्स रहते हैं। ख़वातीन के अंदर मैंने ये चीज़ देखी कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, और अक्सर हमारे मुशाहिदे में आता है। मेरी डेली जो रूटीन है उसके अंदर मैंने देखा है कि मैं रोज़ तकरीबन 4 से 5 पेशेंट्स ऐसे हैं जो विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ मेरे पास आते हैं, और उनको मैं डील करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका डायग्नोसिस करते हैं, और उसके बाद उनको विटामिन डी जो है जितनी रिक्वायर्ड उसकी डोज़ होती है उसके अंदर दी जाती है, और उनके काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाते हैं। विटामिन डी जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है और विटामिन डी बेसिकली है क्या? एक तो हमने ये बात कर ली कि विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब इसकी मेन सोर्स क्या है, कहाँ से आती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों होती है, हम इन फैक्टर्स पे बात करेंगे, और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, और अगर ये खुदा न खास्ता किसी को हो जाए तो उसका फिर इलाज क्या है। सबसे पहले तो ये विटामिन डी बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी खुराक
को हज़म करते हैं, हज़म करने के प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि विटामिन डी जो है बोन्स के लिए, ख़ास तौर पे हड्डियों की नश्व व नुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हम लोगों के अंदर देखा क्या गया है कि आजकल जो हमारी नॉर्मली रूटीन है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ऑल्दो बाहर गर्मी का मौसम है और धूप बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद हम लोग निकलते नहीं हैं। जितना एक्सपोजर सन से हमारी बॉडी को मिलना चाहिए नॉर्मली, उतना हम लोग नहीं देते, एक्सपोज नहीं करते। इसके अंदर बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग समझते हैं कि जी मैं धूप में निकलूँगा मेरा रंग ख़राब हो जाएगा, काला हो जाऊँगा। ठीक है, ख़ास तौर पे ये, और यही रीज़न है कि चूँकि हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पे घरों से ज़रा कम निकलती हैं मर्दों की निस्बत, तो ये विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है या इसकी जो कमी है उसकी शरह मर्दों की निस्बत औरतों के अंदर ज़्यादा है। ठीक है, अब इसकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है बेसिकली, जब हम टेस्ट करते हैं इसको 20 नैनोग्राम्स जो है इसकी कट ऑफ वैल्यू है। 20 नैनोग्राम से अगर किसी के अंदर कम है विटामिन डी तो ये सीवियर डेफिशिएंसी के अंदर आती है। 20 मिलीग्राम से 20 नैनोग्राम से अगर ज़्यादा है, अप टू 60 जो है ये तकरीबन मॉडरेट डेफिशिएंसी में आ जाता है। 60 से कम की जो है उसको भी हमने रिप्लेस तो करना होता है, बट 20 से नीचे ये सीवियर डेफिशिएंसी, और फिर ये बहुत सारे मसाइल, मिसाल के तौर पे हड्डियों की कमज़ोरी, हड्डियों का ब्रिटल होना ख़ास तौर पर, और ये इतने स्वेयर कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज कर सकती है, हत्ता कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के अंदर बोन्स आपकी इतनी ब्रिटल हो जाती हैं कि खुदा न खास्ता फ्रैक्चर्स और बोन्स भी टूट सकती हैं। कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको बोन पेन्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे पेशेंट एक आपके पास, हमारे पास आम तौर पे जो पेशेंट्स आते हैं उनकी अलामात ये होती हैं, वो कहते हैं जी हम सारा दिन थकान महसूस करते हैं, कोई काम करने को दिल नहीं करता, थके थके रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, फिर उसके बाद उनको मेन कंप्लेन उनकी ये होती है कि जी हमारे जोड़ों में दर्द होती है, हड्डियों के अंदर दर्द है, मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियाँ, बड़ी छोटी हड्डियाँ जो जिस्म की, वो दर्द करती हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्रेश फील नहीं करते, कोई काम करने को दिल नहीं करता। फिर उसके अलावा जो है वो पेशेंट्स के अंदर ख़ास तौर पे एक मैंने ये कंप्लेन देखी है कि पेशेंट्स एक पैसे, उनको पता नहीं होता कि किस वजह से डिप्रेस है। मैं अक्सर उनसे सवाल करता हूँ कि आपको क्या वजह, मतलब कोई परेशानी है, कोई बात है? वो कहते हैं जी हमारे घर के हालात बिल्कुल ठीक हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की, उसके बावजूद वो डिप्रेस हैं। ठीक है, तो विटामिन डी जो है एक डिप्रेशन भी कॉज करती है, मूड स्टेबलाइजेशन के अंदर इसका बहुत अहम रोल है। ठीक है, और इसके साथ साथ ख़ास तौर पे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, कैल्शियम के साथ मिलकर ये बोन हेल्थ के अंदर। अब इसकी जो नेचुरल सोर्सेज हैं, हम इससे बच कैसे सकते हैं? सबसे आसान इसका तरीका ये है कि ये नेचुरली बॉडी के अंदर 25 डी हाइड्रोक्सीकोलिक एसिड एक चीज़ है बेसिकली, जो इसकी इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, वो हमारी बॉडी में, ये स्किन, सबसे बड़ा ऑर्गन बॉडी का जो होता है वो स्किन है हमारी, स्किन के नीचे ये पड़ी रहती है बेसिकली। चूँकि हम गर्मियों के अंदर अपने आप को कवर्ड भी रखते हैं, सन से एक्सपोजर नहीं होता, तो जब इनफ एक्सपोजर नहीं मिलता तो वो जो विटामिन डी की नेचुरल एक किस्म हमारी स्किन के अंदर पड़ी होती है वो कन्वर्ट नहीं हो पाती। बेसिकली उसको कन्वर्ट होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। सनलाइट या सूरज की जो रोशनी है उससे एक लिमिटेड टाइम का एक्सपोजर होना चाहिए। उसके अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज़ वो जिस वक्त हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो वो इस एक्टिवेटेड फॉर्म, जिसको विटामिन D3 कहते हैं आम अल्फाज में, उसको विटामिन D4 के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं, और फिर वो एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर आके विटामिन डी आमतौर पर जिसको हम कहते हैं उस शक्ल में आके वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर, विटामिन जो बोन्स के अंदर अपना जो उसका फंक्शन है वो करती है। तो ये बेसिकली रीज़न इसका यही है। आमतौर में हम लोग सूरज के अंदर उतना जाते नहीं। विटामिन डी जो है इसकी डेफिशिएंसी से बचने के लिए बहुत सारी ऐसी खुराकें हैं जो हम ले सकते हैं। एक तो ये है कि बेस्ट चीज़ ये है कि अपने आप को इनफ, अपनी स्किन को इनफ एक्सपोजर दें। सनलाइट में आप जब डायरेक्टली जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अंडा है, मिसाल के तौर पे दूध है, मिसाल के तौर पे बीफ है, लिवर जो है जिसको हम कलेजी कहते हैं, इसके अंदर विटामिन डी काफ़ी अच्छी मिकदार में होती है। फिर उसके अलावा एक मछली की एक किस्म है जिसको हम सैल्मन कहते हैं, सैल्मन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी के अंदर विटामिन डी होती है। ठीक है, उसके अलावा बहुत किस्म के मशरूम्स हैं जिसके अंदर ये चीज़ होती है। फिर गोट चीज़, ख़ास तौर पे जो बकरी का दूध है, बकरी के दूध का अगर हम, जिन लोगों के अंदर डेफिशिएंसी है इसकी, अगर बकरी के दूध का हम चीज़ बना लें जिसको पनीर कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये बड़ी रिच क्वांटिटीज़ के अंदर होती है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के सीरियल्स हैं, ओट मील्स, दलिया ख़ास तौर पे बहुत अच्छी एक सोर्स है हमारे पास, आम तौर पे घरों के अंदर अवेलेबल भी, और बड़ी सेहतमंद खुराक है। यूजुअली जब लोग बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर पहली चीज़ जो एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को वो कहते हैं जी आप दलिया इस्तेमाल करें। तो दलिया एक बहुत अच्छी सोर्स है विटामिन डी की।
आप ये सारी चीज़ें अपनी खुराक के अंदर रखें और इसके साथ साथ इनफ एक्सपोजर दें, आपको ये कमी इसकी विटामिन डी की कभी भी नहीं होगी। अगर खुदा न खास्ता इसकी आपको कमी हो जाती है तो फिर उस सूरत में इसके सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, वो डॉक्टर आपकी तशख़ीस करते हैं कि जी आपके अंदर विटामिन डी की कमी कितनी है, ठीक है, और उसके मुताबिक फिर आपकी डोज़ एडजस्ट कर दी जाती है। अगर आप मिसाल के तौर पे ये डाइट के अंदर अपनी ये इनफ चीज़ें नहीं ले रहे, एक हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि बैलेंस डाइट हमारी नहीं है। हमारी खुराकें इस तरह की हैं, बेसिकली 3 टाइम हमने मील लेना होता है, और बाज़ औक़ात हमारे लोग ऐसे भी हैं, मेरे पास कई हज़रात और कई पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं, मेरे तजर्बे से ये चीज़ गुजरी है कि पेशेंट्स जो हैं बाज़ औक़ात सारे दिन का खाना एक ही टाइम खा लेते हैं सिर्फ, वो कहते हैं जी सारे दिन में हम एक ही दफ़ा खाना खाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, मल्टी फैक्टर्स जो हैं, ये मिल मिला के विटामिन, ना सिर्फ विटामिन डी और भी विटामिन डी की और भी विटामिन जितनी भी हैं, विटामिन ए है, विटामिन के, और जितनी भी, मतलब मैंने आपको फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन अभी थोड़ी देर पहले जो बताई हैं, उन सारी विटामिन की ओवरऑल डेफिशिएंसी ये चीज़ें कॉज कर सकती हैं। तो एक तो अपनी डाइटरी हैबिट्स को बेहतर करें, 3 टाइम प्रॉपर मील लें, उसके बाद ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, मिसाल के तौर पे दलिया है, कलेजी है, अंडे हैं, मशरूम्स हैं, साल्मन फ़िश मैंने आपको बताई है, सार्डाइन्स फ़िश होती है, फिर उसके अलावा सीरियल्स हैं, दूध का इस्तेमाल ख़ास तौर पे अपनी खुराक के अंदर लाजमी करें, सन का एक्सपोजर प्रॉपर लें, तो आपको ये बीमारी कभी भी लाहक नहीं होगी। अगर खुदा न खास्ता हो जाती है, फिर उस केस में हम इसको पेशेंट को वीकली बेसिस पे कुछ कैप्सूल्स देते हैं या एम्प्यूल्स मिलते हैं इसके, तो वो 4 से 6 हफ्ते का उसका कोर्स होता है, वो इस्तेमाल करने के बाद विटामिन डी की डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस चला जाता है। उसके बाद रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है उसको पूरा करने के लिए 2 ऑप्शन हैं, या तो आप ये खुराकें प्रॉपर लेते रहें या फिर अदरवाइज़ 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं वो डेली बेसिस पे एक कैप्सूल हम दे देते हैं। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनका सन से एक्सपोजर कम है, उनके अंदर खुदा न खास्ता डेफिशिएंसी हो ना जाए, उनके अंदर हम वैसे ही इसकी मेंटेनेंस डोज जो है वो उनको रिकमेंड कर देते हैं कि आप ये इस्तेमाल करते जाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। दिस इज़ डॉक्टर शहजाद साइनिंग ऑफ, और हम इंशाल्लाह ताला और भी बहुत सारी मज़े की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और आपके कमेंट से हमें एक तो हौसला अफजाई मिलेगी, और सेकेंडली ये है कि हमें पता चलेगा कि आप किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम बात करें। आप डिज़ीज़ चूज़ करेंगे, मैं इंशाल्लाह ताला जब भी मुझे वक्त मिलेगा, इंशाल्लाह वीकली बेसिस पे मेरी कोशिश है कि इसके अंदर हम एक नई बीमारी के बारे में बात करें, और उससे उसकी अलामात क्या हैं, उससे बचाव के तरीके क्या हैं, उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, फूड में उसकी नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, जिससे हम कुदरती तरीके से वो खुराक इस्तेमाल करने से उनसे बच सकते हैं, और उसके बाद खुदा न खास्ता अगर आपको बीमारी वो लाहक हो जाए तो उसका इलाज क्या है। मेहरबानी जी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।